नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू डेली चैनल में। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के बिल्डिंग एसोसिएशन अध्यक्ष के यहाँ, जिन्होंने आज विशेष तौर पे मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का उद्देश्य क्या है जानना चाहेंगे हमारे बीच। हाँ, आज किस विषय को लेकर आपने आवश्यक मीटिंग रखी है? देखिए सर, हमारे जो यूनियन का जो विधान है उसके हिसाब से हर 3 साल में जो चुनाव होते हैं, तो काफ़ी समय हो गया चुनाव नहीं हुए, तो चुनाव की भी चर्चा आज हमने करी है। तो हम चाहते हैं कि ब्यावर के तमाम हमारे जो दोस्त हैं, ठेकेदार, कारीगर, मजदूर भाई, तो हम आने वाली 15 अगस्त को दिन, झंडा तोरण के दिन, ये कार्यक्रम, चुनाव का कार्यक्रम रख रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पधार करके यहाँ पे जैसा भी हो, वोटिंग होए या सर्वसम्मति से होए, वो अध्यक्ष का चुनाव होगा और कार्यकारिणी चुनेंगे। सर, पिछले कार्यकारिणी को लेकर अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपको अभी इस वक्त जो 15 अगस्त को आपको चुनाव करा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, वो तो यहाँ जो पब्लिक वैली होगी वो तय करेगी कि अध्यक्ष कौन होगा। सर, पिछले जो कार्यकाल के अंदर उसका थोड़ा विवरण देंगे, जो मजदूर के हितों के लिए आपने क्या कार्य किया? देखिए सर, मजदूरों के लिए बिल्डिंग लेबर यूनियन हर पल पे तैयार रहती है। कोरोना के टाइम में भी हमने कोरोना काल में काफ़ी सेवा दी है। मास्क का किया, लोगों को सेवा अच्छी दी, साइडों पे मौके पे गए, जिन प्रशासन ने मजदूरों को काम पे नहीं जाने दिया तो उसके लिए भी करा। रक्तदान का भी कार्यक्रम किया हमने। और हमारे जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं, विश्वकर्मा जयंती, जो भी फंक्शन करते हैं हम करते रहते हैं। यदि 15 अगस्त को आपको चुनाव होते हैं, अगर चुनाव में आप विजयरत होते हैं, तो आम मजदूरों के लिए आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, वो तो इनके ऊपर है किसको चुनते हैं। अगर मेयर को वापस चुनते कह रहा हूँ हैं। सर, यदि आप वापस विजय रथ पे सवार होते हैं सर्वसम्मति से या चुनाव से, तो मजदूरों के हितों को लेकर आप क्या कार्य करेंगे? आगे आगे के आपका क्या रणनीति रहेगी, क्या कदम रहेगा? मजदूरों के हित में ही काम करेंगे। जो भी मजदूरों की समस्या है वो हर पल पर हम तैयार रहते हैं उनके लिए। अब जो जो आप वो क्या रणनीति जो बना रहे हैं आप, उस नई रणनीति को लेकर आपका क्या विशेष योगदान रहेगा, विशेषकर मजदूर के हितों के लिए? ऐसा है कि ब्यावर में जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, तो ब्यावर के अंदर क्या है कि हमारे ठेकेदारों के और कारीगर मजदूरों के कुछ हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, रेटों के विषय में, हर चीज़ में। तो रेटों का जो भी हमारा इशू चल रहा है, तो रेटें हमने बढ़ाई भी है, लेकिन उस रेटों पे थोड़ा भी उस पर भी चर्चा करेंगे। और नए काम से, नए तरीके से हमने रेटें बढ़ा चुकी। इस महंगाई को देखते हुए हमने रेटें बढ़ाई थी, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। उसका डिफरेंस आने का कारण क्या है सर? कारण ऐसा है सर, ब्यावर में हमने मालिकों से निवेदन किया था कि आप भवन निर्माण कराने वाले मालिकों से निवेदन है कि आप किसी भी ठेकेदार से कार्य कराते हैं, बिल्डिंग लेबर यूनियन का लाइसेंस देख के ही कार्य कराएं और अनुभव ठेकेदार से कार्य कराएं, अपना पैसा वेस्ट ना करें। सर, मान लीजिए किसी के पास अनुभव ना हो और ना ठेकेदार का उसके पास कोई लाइसेंस हो, यदि कोई घटना अनहोनी हो जाती है तो उसका क्या प्रावधान रहता है? तो यूनियन की कोई जवाबदारी नहीं है। अगर वो हमारा सदस्य है और यूनियन का लाइसेंस है, तो हमारी जवाबदारी, हम मौके पर पहुंच जाते हैं। हमारे को अगर इत्तला करेगा तो हम पहुंच जाते हैं। सर, आजकल देखा जा रहा है कि विदाउट ठेकेदारी लिए हुए भी वो ठेकेदारी कर रहे हैं, ठीक है। यदि कोई अनहोनी होती है तो उसका जवाबदार वो मालिक होगा सर, मालिक होगा। हम कहते हैं, पार्टी से निवेदन करते हैं, आप उसका एग्रीमेंट कराएं और एग्रीमेंट करा के ही कार्य कराएं। नहीं तो सर, उनके लिए आपने क्या ठोस कदम, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होने के नाते आपने उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया हो? उसके लिए हम कर रहे हैं। अब नहीं, जो कार्यकारिणी गठित होगी, हम ब्यावर का वापस सर्वे करेंगे, जो भी ठेकेदार है इनके लाइसेंस चेक करेंगे। अगर जो जिसका लाइसेंस नहीं है उसका लाइसेंस बनवाने की उसको कृपा करेंगे। अध्यक्ष होने के नाते मजदूरों के हितों को लेकर आपने मई महीने के अंदर भी, शायद मई के अंदर ही आपने ऐसा प्रावधान रखा होगा रेट बढ़ाने का, तो क्या वो रेट लागू हो चुकी है? और वो रेट बढ़ाई है तो किस हिसाब से मजदूर और लेबर की बढ़ाई गई? देखिए सर, क्या है कि वो रेट तो मैंने इशू करा था, लेकिन वो फाइनल नहीं हुई थी। आज हमारे यहाँ क्या है कि यूनियन के अंदर सभी ठेकेदार यहाँ आते नहीं हैं, इसलिए मैंने पेपर छपाया था एक ही, और वो व्हाट्सएप फेसबुक पे मैंने डाला था। उसमें 1000 रुपये मैंने कारीगर की रेट कर दी, 600 रुपये बेलदार की कर दी, 400 रुपये लेडीज़ की कर दी। तो अब ठेकेदार यहाँ आने लग गए कि ये रेट होनी नहीं चाहिए। तो हम, अगर उनकी रेट बढ़ाई है तो हमने ठेकेदारी की भी रेट बढ़ाई है। हमने ठेकेदारों की 300 रुपये
के अंदर स्ट्रेचर खड़ा करके देगा, टाइल पर्ची नहीं लगाएगा और 350 रुपये में टाइल पर्ची लगा के देगा। अगर ठेकेदारों की रेट बढ़ाई है तो कारीगर मजदूरों की भी बढ़ी है। सर अब लेकिन एक बात ये है कि मैंने रेट बढ़ाई है लेकिन वो हमने अभी तक लागू नहीं करी है और हमारी जो स्मारकी का छप रही है उसमें सारा वितरण आ जाएगा इसका कि और गवर्नमेंट रेट भी आज मैंने अखबार में न्यूज़ भी देखी थी, सरकारी गवर्नमेंट रेट कारीगर की 800 रुपये ही रेट है। नहीं, गवर्नमेंट रेट ने अगर 800 रुपये निकाली तो सर आपका 1000 रुपये बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो ये है, इस महंगाई को देखते हुए रेट बढ़नी चाहिए सबकी 1000 रुपये। लेकिन मैं हर आदमी देखो ठेका लेता है चाहे मालिक हो, अगर वो 1000 रुपये दे रहा है तो कारीगर से 1000 रुपये का काम भी लेगा। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कोई बेलदार भी है, बेलदार भी अपने आप को कारीगर समझ के कहता है मैं कारीगर हूँ, तो उसके लिए आपका क्या रणनीति रहेगी? तो देखिए सर ऐसा है कि यूनियन का लाइसेंस में हम कृपया निवेदन करते हैं आप उसका लाइसेंस देके अनुभव आदमी से कार्य कराएं। वो क्या है कि देखो ये जो बेलदारों से हम हकीकत बात बताओ ना, तो ब्यावर में जो सस्ते काम लेता है ठेकेदार तो फिर वो बेलदार को कारीगर बना के काम कराता है। कि एक बेलदार होके वो कहता साहब मैं कारीगर हूँ, बेलदार की जगह कारीगर के वो रेट उठा रहा है, तो इसके लिए आपका ठोस कदम इसके बारे में क्या है कि सर वो रेट कारीगर की उठा रहा है लेकिन उस कारीगर को तो वो ही बेलदारी रेट दे रहा है 600 रुपये, बाकी का वो कमीशन वो ठेकेदार खाता है। तो ठेकेदार जो खाता है सर, आप अध्यक्ष होने के नाते आपको उसको ठोस कदम उठाना चाहिए इसके लिए। तो हमने हर तरह से कोऑपरेट किया लेकिन यहाँ आना ही नहीं चाहते ना। हमने हर चीज़ पे अभी मैंने इस बीच हमारे जो और मौजूद है यहाँ के ठेकेदार जी, इनसे भी जाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर करण। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सोशल मीडिया के द्वारा यूनियन ने बहुत बड़े कदम उठाए कि आप जागरूक और यूनियन का लाइसेंस देख के ही कार्य करावें, ना कि किसी अनजान व्यक्ति से काम कराएं, ताकि ये जो हादसे होते, दीवार गिरती, किसी पट्टी टूट जाती है, कोई कार्य होते हैं, तो यूनियन द्वारा रजिस्ट्रेशन जो कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनसे देख के ही कार्य करावें। अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं हो तो इसका प्रूफ कैसे प्राप्त कर पाएंगे आप? सर उसका प्रूफ तो उसको जानकारी लेनी चाहिए कि ये वास्तव में कारीगर है या नहीं है। अपन कोई सब्जी भी लेते तो उसको देखते पहले ये कई कहानी तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब उसके कार्य अनुभव की जब तक जानकारी लें, अनजान मन के सस्ते रेट में अगर आप कार्य दोगे कि मेरा 5 रुपये बच रहा है, पैसे बचाने के चक्कर में आप अगर किसी अनजान व्यक्ति को काम दोगे जिसको कार्य का अनुभव नहीं है, तो ये चीज़ें होती रहेगी सर। और अगर उसका लाइसेंस दे के कार्य कराएंगे तो वो उनको इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर अब तक अध्यक्ष से और पूछना चाहेंगे सर, अब तक ब्यावर शहर के अंदर आपके द्वारा मान्यता प्राप्त ठेकेदार कितने होंगे? ब्यावर में अगर अच्छे ठेकेदारों की गिनती करते हैं तो 30-35 ठेकेदार ब्यावर में नंबर 1 पे हैं, जो कि अच्छे काम कराते हैं, अच्छी क्वालिटी के काम कराते हैं। वो कम रेट में काम नहीं करते हैं, उनके पास स्टाफ भी है, वो आते हैं लेकिन हर बार नहीं आते। हम फोर्स डालते हैं तो वो ठेकेदार यहाँ आते हैं हमारे। और ब्यावर में आपने खुद ने फ़ोन किया था मेरे को, जो भोमिया जी के थान पे हादसा हुआ था, आप मौके पे गए थे, आपने मेरे को फ़ोन किया था, मैं नहीं आया था। देखिए सस्ते काम लेते। आज के समय में हम निवेदन करते हैं सबसे कि ब्यावर में जो ठेकेदार है वो अनुभव ठेकेदार कार्य कर सकता है। मकान मालिक ठेकेदार खुद बन गया, मकान मालिक मकान बना के बेचता है, वो हल्के से हल्के काम कराता है, फिर वो मकान को बेचता है। वो लेने वाला आदमी वो उसने तो बेच दिया लेकिन जो लेगा वो फंस गया, जबकि उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो मकान बना के बेच रहा है। मकान मालिक वो अपना आप को खुद कहता है ठेकेदार हूँ मैं। और ठेकेदार जो काम लिया, मैंने उस ठेकेदार को यहाँ पे भी बुलाया, आपने फ़ोन करने के बाद में दूसरे दिन हमने उसको यहाँ बुलाया। उसने कहा यार भाई साहब वो पाए पर्दी पे काम कराए रहते हैं, जबकि नक्शे के आधार पे उसमें आसार होने चाहिए, 9 इंची के आसार होने चाहिए। उसने पाए पर्दी पे काम कराया, वो हादसा हो गया। काफ़ी आपने देखे होंगे कई पट्टियाँ भी पड़ी हैं, क्या गौवंश भी उसमें दबे थे। और देखिए सर वो वैसे तो काफ़ी काम हम भी कराते हैं, कॉलम बेस पे कराते हैं, पर्दियों पे भी होता है। वो गऊ जो वहाँ पसी थी उसमें पर्दी पाए पर्दी थे, लेकिन जब वो सांड वहाँ लड़े थे, जब वो पाए पर्दियों पे, तो आप जानते हैं कि सांड में कितना वजन होता है, तो वो सांड लड़ने से वो पर्दे पाए पर्दी खिसक गए और वो छत नीचे आ गई। सर ये तो इतनी सी बात हो, सांड लड़ रहा है, अगर मान लो कोई भारी व्हीकल से या कोई जेसीबी वगैरह टकराती, अगर सांड लड़ने से ही अगर इतना सा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, यदि कोई बड़ी वस्तु या बड़ी कोई चीज़ जैसी टकराती तो उस समय क्या? काफ़ी अफसोस हो रहा है कि ये छत गिरने से एक दिन पहले
वहाँ कम से कम 7 आदमी वहाँ काम कर रहे थे। और वो उसी दिन जब ये छत गिरी, अगर वो 7 आदमी वहाँ होते, वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ तेज़ बरसात थी, उस दिन मजदूर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ब्यावर में बहुत बड़ा हादसा हो जाता 7 आदमियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ में बने रहने के लिए। जाएंगे यार तो